Assalamu alaikum viewers, my name is Khizr and you are watching Infomania। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लद्दाख की कंट्रोवर्सी के बारे में, वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? एक्चुअली ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया के एक फॉर्मर इंडियन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर हैं, और वो एज अ डिफेंस एनालिस्ट भी अक्सर टीवी टॉक शोज़ में आते हैं और एज अ राइटर भी अपना ओपिनियन देते रहते हैं। उन्होंने, अजय शुक्ला ने, इस बात को रिवील किया कि 1962 के वॉर में भी इंडिया को चाइना के हाथों इतनी शर्मिंदगी और नेदामत का सामना करना नहीं पड़ा था जो कि अब करना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि 1962 में तो फिर भी इंडिया ने रेजिस्ट किया था और कुछ लड़े थे, हालांकि उसमें भी उनको इन दी एंड शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसमें चाइना ने भारत को चारों शाने चित कर दिया और भारतीय आर्मी ने रेजिस्ट ही नहीं किया। उन्होंने एक तरह से एरिया को सरेंडर कर दिया और चाइना ने विदाउट फाइटिंग एनी वॉर, विदाउट लूजिंग एनी सिंगल सोल्जर लाइफ, उन्होंने उस एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है। एक्चुअली इस एरिया की मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि फिंगर 8 तक इस एरिया पे भारत का ये क्लेम था, सो कॉल्ड, कि ये उसका एरिया और ये एक पहाड़ी इलाका है। और बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे कि फिंगर 4 तक इंडिया कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करता था। लेकिन जब से ये एक झड़प हुई है रिसेंट डेज़ में, उसके बाद से चाइना इंडिया को फिंगर 2 से आगे आने की इजाज़त नहीं दे रहा। और इंडिया ने फ्लैग रेज करके भी चाइना को ये पैगाम भिजवाया और उन्होंने उनको ये बोला कि दिस इज़ आवर टेरिटरी एंड यू इन्वेडेड आवर टेरिटरी, आप हमारे एरिया में हैं और इसको बराए मेहरबानी खाली कर दें। लेकिन चाइना के इरादे इस बार कुछ और ही लगते हैं। वो फुल इक्विपमेंट के साथ उस एरिया में आया है और उन्होंने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और मुस्तकबिल करीब में चाइना का इस इलाके को छोड़ने का कोई इरादा नहीं लगता। तो इंडिया के एक मीडिया के सेगमेंट ने इस आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया है कि बॉयकॉट चाइना, चाइना का बॉयकॉट किया जाए। इंडिया, एज़ वी ऑल नो दैट, एक बहुत बड़ी मार्केट है और चाइना के हालात उससे चाहे जितने मर्ज़ी ख़राब हो जाए, चाइना की ऑलवेज़ प्रेफरेंस ये होती है कि वो ट्रेड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। वो हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कभी भी लेकर नहीं जाता, क्योंकि वो लोग प्रेफरेंस इस चीज़ को देते हैं कि वो ट्रेड पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इंडिया की जो, क्योंकि 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, तो इतनी बड़ी मार्केट को चाइना कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाके इसको छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि जब भी हालात ख़राब होते थे तो टेबल टॉक के ज़रिए उस इशू को रिज़ॉल्व कर लिया जाता था। तो करंट इंडियन गवर्नमेंट, जो बीजेपी की हुकूमत थी, उसने भी यही सोचा कि चाइना ने इन्वेड तो कर दिया एरिया, वो बाहर एरिया में आकर बैठ तो गया है, लेकिन टेबल टॉक के ज़रिए अपने यरगमाल फ़ौजियों को छुड़वा लिया जाएगा और चाइना को वापस एरिया छोड़ने पे मजबूर किया जाए और कन्विंस किया जाए। लेकिन चाइना उस एरिया को किसी सूरत पे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि चाइना ने इंडिया को कई वार्निंग्स दी थी और उन्होंने कहा था कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे अपनी कंस्ट्रक्शन और सड़क की तामीर का काम रोक दे। लेकिन भारत उससे बाज ना आया। भारत कंटिन्यूसली डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जिस वजह से चाइना को ये इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा। अब इस चीज़ को लगातार इंडियन मीडिया, क्योंकि जो प्रो मोदी गवर्नमेंट है, मोस्टली एंकर्स इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन अजय शुक्ला के इस चीज़ को सामने लाने के बाद एक नई बहस खड़ी हो गई। लेकिन इस बहस को तक़वियत उस वक्त मिली जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एज एन आर्बिट्रेटर अपने आप को पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि चीन और भारत का जो भी तनाज़ा है उसको सालिस के तौर पे वो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद इसको तक़वियत मिली और इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया कि ये इशू इतना सीरियस हो चुका है कि ट्रंप ने जब बोला, इट मींस के जो इंडियन मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है कि उसमें पसे पर्दा हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। अब देखना यह है कि अगर इंडिया चाइना का बॉयकॉट करता है, बॉयकॉट चाइना की जो एक कैंपेन इंडिया के स्पेसिफिक सेगमेंट ने शुरू की हुई है, इसमें इंडिया का नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? चाइना से बॉयकॉट की सूरत में चाइना ऑलमोस्ट $70 बिलियन की ट्रेड करता है,
तो अगर इंडिया चाइना और इंडिया की $70 बिलियन की जो ट्रेड है, बॉयकॉट की सूरत में चाइना को नुकसान तो होगा, लेकिन चाइना उस नुकसान को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, और अमेरिका के बाद नेक्स्ट सुपर पावर, एज वी ऑल नो दैट चाइना विल बी नेक्स्ट सुपर पावर। लेकिन अगर चाइना ने इंडिया का बॉयकॉट कर दिया तो इंडिया, जो इस वक्त एक पेंडेमिक डिजीज़ से भी गुजर रहा है, और एशिया वो खिता है जिसमें इस डिज़ीज़ ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद इस रीजन में ये डिज़ीज़ आई है, तो इस डिज़ीज़ के आने के बाद अगर वो फार्मेसी की रिक्वायरमेंट भी अगर पूरी नहीं कर पाएगा अगर चाइना का बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि फार्मेसी की रिक्वायरमेंट के लिए जो दवाइयों में इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है वो भी 65% ऑलमोस्ट चाइना से आता है। तो इंडिया कैपेबल नहीं है कि वो अपनी फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट को भी खुद पूरा कर सके, तो इंडिया के पास उसका एज एन ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ट्रेड वॉर में भी इंडिया जाता है तो उसमें भी नुकसान इंडिया का ही है। तो इंडिया किसी सूरत, आई डोंट थिंक सो इंडिया ये स्टेप उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन बात यह है कि इंडिया बाय फोर्स वो एरिया छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि चाइना ने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने उस एरिया को छोड़ने से सरासर इनकार कर दिया है। तो अब इस सूरत में इंडिया कोशिश पूरी ये करेगा टेबल टॉक के ज़रिए इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए। अब देखना ये है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस बात पे राज़ी होते हैं या नहीं, और कितना एरिया वो किस एरिया तक वो क्लेम करते हैं, क्योंकि इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के भी चंद एरियाज जो सी पैक से जो पाकिस्तान का रूट है उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज करता रहता है। चाइना उस बात से बखूबी वाकिफ़ है। तो इंडिया सी पैक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो चाइना की $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है उसको भी एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, और चाबहार पोर्ट को भी एज एन ऑल्टरनेट पेश करता है गवादर का। तो चाइना इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ है, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चाइना अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। तो अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में ये सूरत-ए-हाल, ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।